नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन प्रेजिगेंस में। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 29 नवंबर को फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके से जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वो प्राप्त हो गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ की बात करेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि गदाम पद्मा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर लास्ट में रेड्डी लगा रहेगा वहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, कुचिपुड़ी क्लिक करना है। ठीक है, तो गदाम पद्मा रेड्डी की बात करेंगे तो इनका भी संबंध दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही है। तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। जैसा कि कुचिपुड़ी के विषय में आप लोग को मालूम होगा, नहीं तो आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा 2022 में गदाम पद्मा रेड्डी को कला के क्षेत्र में भारत के जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ में और कुछ रेड्डी हैं जो कि आपके कुचिपुड़ी नर्तक हैं, जैसा कि आपका राजा रेड्डी हो गया और राधा रेड्डी हो गया। ठीक है, दोनों क्या हैं, कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। इसके अलावा एक आपका कौशल्या रेड्डी है, उनका भी संबंध फ्रेंड्स आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही है। तो इन सभी रेड्डी को आपको याद रखिएगा, जितने भी रेड्डी होंगे वो ज़्यादातर आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से ही संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट दे के जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोग दीजिएगा कहाँ से, तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अब तक का मार्केट में, वो फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, मंथ एंड मेगा सेल के नाम से। इस सेल में दोस्तों आपको क्या होना है, जो आपका टेक्स्ट बुक का जो 5 है वो मात्र 263 रुपये में, और 5 प्रो है वो आपको मात्र 351 रुपये में मिलने वाला है। ये ऑफर मात्र 30 नवंबर तक ही लागू होगा। ये 30 नवंबर के बाद आपका 1 दिसंबर से ये ऑफर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% की जगह अभी आपको 12% का भी छूट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, टेक्स्ट बुक पर विभिन्न प्रकार के एग्जामों के मॉक टेस्ट और PYQ आपको देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में अभी हाल ही में SSCD का जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है उसका भी नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो मॉक टेस्ट हो सकता है वो भी आपको अपलोड कर दिया गया है। पुराना वाला भी है, साथ में आपका हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन का भी मॉक टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। साथ में रेलवे का भी है, बैंकिंग का भी है, चाहे आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG यूज कीजिएगा। 10% की जगह आपको 12% का ऑफ है जो कि मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया कि जूडो में छुई किससे मतलब है। ठीक है, छुई का आपका मीनिंग पूछा गया था। तो छुई का मीनिंग की बात करते हैं। जूडो में जो छुई जो शब्द होता है उसका जो मतलब होता है हल्का जुर्माना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हल्का जुर्माना हो जाएगा। जूडो प्रतियोगिता के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर छुई हल्का जुर्माना जारी किया जाता है। नियमों के उल्लंघन के लिए दंड को गंभीरता के निम्नलिखित आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। जैसे कि आपका एक हो गया सीडो की बात करेंगे तो ये आपका निर्देश या हल्का दंड है। छुई की बात करेंगे तो ये भी आपका एक हल्का ही दंड है। इसके अलावा केई कोकू की बात करेंगे तो ये आपका चेतावनी है। इसके अलावा हंसोकू मेक की बात करेंगे तो गंभीर उल्लंघन से हार है या संचित हल्का दंड है। इसके अलावा एक प्रतियोगी को जो कई छुई हल्का दंड प्राप्त करता है वह कोकी चेतावनी, यहाँ तक कि हंसोकू मेक गंभीर उल्लंघन या संचित हल्के दंड से हार भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ शब्द है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नई दिल्ली होगा। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है आपका 9वां एशियाई खेलों के लिए किया गया था। इसका जो नाम है बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करनी सिंह के सम्मान में रखा गया था, जो कि शूटिंग में आपका 1961 में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भाग 51A भाग नहीं होगा, यहाँ पर आपका अनुच्छेद होगा। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 51(1)(21) में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन का जो स्वरूप था आपका यही था। तो अनुच्छेद 51A का जो सब क्लोज H है वो कहता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करने का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताएं कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में चर्चा करते ही हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य को हम लोग देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 51A है
उसका जो सब क्लोज ए है वो कहता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 51A का बी है वो कहता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। वहीं पर सी की बात करेंगे तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके अलावा जो डी है वो कहता है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके अलावा ई की बात करेंगे तो ई कहता है कि भारत के सभी लोगों में समस्तता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके अलावा एफ की बात करेंगे तो एफ कहता है कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। उसके अलावा जी की बात करेंगे तो जी कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वहीं पर एच की बात करेंगे, यही आपसे पूछा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वहीं पर आई की बात करेंगे, ठीक है, आई कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। जे की बात करेंगे तो जे कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। वहीं पर के की बात करेंगे तो के कहता है सबसे इंपॉर्टेंट कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ये जो मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। बाकी जो ऊपर का 10 मौलिक कर्तव्य है उसको आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत में जूट का पहला कारखाना की बात करेंगे तो भारत में जूट का जो पहला कारखाना है फ्रेंड्स वो आपका रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका रिसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पहली जूट मिल का स्थापना आपका 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में किया गया था। 1947 में विभाजन के बाद जूट मिल भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है। इसके अलावा जूट की बात करेंगे तो जूट सुनहरी और रेशमी चमक वाला एक प्राकृतिक रेशा है जिसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1855 यह देखिएगा रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था हुगली नदी पर। नेक्स्ट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम जो आपका जनसंख्या है वो केंद्र शासित प्रदेश आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है वो मात्र 64,473 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। भारत की आबादी की बात करेंगे तो 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 238.4 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया है आपका 1210 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, जिसकी कुल जनसंख्या मात्र 64,473 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का आपका 0.01% है, ठीक है। ये तो बात हम लोग कर लिए लक्षद्वीप का, वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश का। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे राज्यों में, तो राज्यों में सबसे कम जनसंख्या है राज्यों में वो आपका सिक्किम का है, और सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो आपका उत्तर प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका भारत का जनसंख्या घनत्व। बस आपको याद रख लीजिएगा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। ये जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है उनका जन्म आपका 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो आपका आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी गांव है, उसी कुचिपुड़ी गांव के नाम पर आपका शास्त्रीय नृत्य का नाम रखा गया है। ये जो कुचिपुड़ी गांव है आपका कृष्णा जिला में है। ये भी प्रश्न आपसे एक बार बन चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। कुचिपुड़ी गांव किस जिला में है, तो कृष्णा जिला में है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य का जो उत्पत्ति है इसी स्थान से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम ने दुनिया भर में अद्वितीय नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है जो कि किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। यह एक नागरिक को उसके भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है जो कि 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है,
और जो आपका हाई कोर्ट है वो आपका 226 के तहत आपका रीट जारी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा का बताया था भारतीय संविधान का। नेक्स्ट आपका है सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं। आपसे पूछा गया कि जो सजीव लोग हैं वो फ्रेंड्स आपका किस मंडल में रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो। इसके अलावा अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिमंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल और आपका जलमंडल। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा, नागरिकता होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 25 भाग है। उसमें से जो भाग 2 है आपका नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका भाग 2 संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है उसको देखिए। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य के नागरिक स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 11 कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद आपका क्या करेगा, कानून बनेगा, इससे संबंधित है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इतना ही है कि जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है बस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो पूछा गया आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद जो 20 और 21 है। ठीक है, अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके कार्यकालों की जब हम लोग बात करते हैं तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यह देखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसको बस याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को चुनावी कॉलेजियम के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष का आयु होना भी अनिवार्य है, साथ में उसे सांसद बनने योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट ने डैश के लिए बनवाया था, डैश ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध जो मयूर शासन है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इस 17वीं शताब्दी के बाद शाहजहां ने कमीशन किया गया था। इसके अलावा ये भारत में मुगल सम्राटों की सीट थी और दिल्ली के लाल किला में दीवान खास में रखी गई थी। इसके बाद आपका 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है और आपका बहुत लूटपाट करता है। उसी लूटपाट में ये भी जो मयूर शासन है वो आपका लूट कर वो ले जाता है। इसके अलावा भारत में मुगल समाज की बात करेंगे तो भारत में मुगल समाज का जो स्थापना है फ्रेंड्स वो आपका बाबर ने किया था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहला लड़ाई लड़ा। उसी युद्ध के बाद बाबर ने आपका किसका स्थापना किया, मुगल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि भारत में मुगल समाज के राजवंशों का आपका क्रम क्या रहा। तो क्रम तो सबसे पहले आपका बाबर ही रहेगा 1526 से 1530 तक। इसके बाद आपका हुमायूं आता है 1530 से 1540। फिर आपका आता है 1555 से 1556। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 10 साल के लिए सूर्य समाज का स्थापना हो गया था। अगला है अकबर का कार्यकाल आपका 1556 से 1605। इसके अलावा जहांगीर का 1605 से 1627। इसके बाद शाहजहां का आपका 1628 से 1658। इसके बाद आपका औरंगजेब का आता है 1658 से 1707। ठीक है, ये नहीं कि आपका औरंगजेब तक ही मुगल समाज का शासन था, इसके बाद भी हुआ, लेकिन जो सर्वशक्तिशाली आपका प्रमुख शासन रहा वो दोस्तों आपका इतने औरंगजेब तक ही रहा था। औरंगजेब के बाद जितने भी आपके लोग आए या कहें तो राजा आए या महाराजा आए वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए। ठीक है, इस कारण हम लोग औरंगजेब तक ही
शक्तिशाली है जो कि पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है लोक नृत्य जाट जटिन किस साथ संबंधित है? तो जो लोक नृत्य जाट जटिन वो आपका बिहार से संबंधित है। ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। इसके अलावा बिहार में कुछ और प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसको भी हम लोग देखें तो झिझिया हो गया, कजरी हो गया, शोर खिलौना, होली, झुमरी, लौंडा, ये सभी जो नृत्य है आपका बिहार का ही है। अगला है गुरु बिपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। तो गुरु बिपिन सिंह आपका मणिपुर से है, राइट आंसर मणिपुर होगा। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया था। तो यह देखिएगा कालिदास जो सम्मान है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। इसके अलावा एस्टिक अम्ल की बात करेंगे तो H3COOH। अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तो NH4 2SO4। ठीक है। इसके अलावा अगला है कि अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, राइट आंसर होगा। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 खंडों में इन्होंने लिखा है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को ऐन अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। ठीक है। इसके अकबर की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि ये आपका तीसरा सम्राट है मुगल सम्राट का, और अकबर ने अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना घर की पूजा नामक हॉल का निर्माण कराया। आगरा का किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण भी कराया। अगला है दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड में है, तो राइट आंसर आपका झारखंड होगा। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पूछा गया अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो अप्सरा जो उपन्यास है उसके लेखक आपके सूर्यकांत त्रिपाठी है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका राइट आंसर होगा। अप्सरा यानी कि निराला का उपन्यास एक उपन्यास है। इसकी रचना भारत के महान कवि एवं साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। यह उपन्यास आपका 1931 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आपका है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था? राइट आंसर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये जो योजना है आपका 1969 से 1974 तक चला था। ठीक है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा सरकार के द्वारा सूखा, अवमूलन और मुद्रास्फीति के मंदी के परिदृश्य में शुरू की गई योजना है। इसके अलावा याद रखिएगा, और क्या याद रखना है, बस यही याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए। नेक्स्ट आता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कुल 61 पदक। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे कि हम लोग कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, आपका हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। इसमें भारत ने कुल 61 पदक, जिसमें से आपका 22 पदक स्वर्ण था, 16 रजत था और 23 पदक कांस्य था। इसके अलावा जो संकेत सागर है, संकेत सागर आपका भारोत्तोलन स्पर्धा में आपका पदक जीता था रजत, जो कि जीतने वाला आपका बर्मिंघम में जीतने वाला पहला भारतीय था। ठीक है। अगला है रोड टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोड टू जो मसूरी पुस्तक है उसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो राइट आंसर आपका रस्किन बॉन्ड होगा। इन्हें पद्मश्री दिया गया था आपका 1999 में, पद्म भूषण दिया गया था 2014 में। ठीक है। इसको भी याद देखिएगा, रोड टू मसूरी लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट आपका है, इसके अलावा कुछ और पुस्तक लिखा है उसको भी हम लोग देखें तो किरण देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखा गया है। हल्लाबू इन द गावा पुस्तक लिखा गया है। इंडिया पैक पुस्तक लिखा गया है। अश्विनी सांघी के द्वारा, ये तो पूछा नहीं गया अभी तक, जिसको छोड़िए। रस्किन बॉन्ड के द्वारा देखिए द रूम ऑन द रूफ, वैगनेट्स इन द वैली, रस्टी रन्स अवे, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द सेंसुलिस्ट, द पैटर्स मून, वंस अपॉन अ मानसून टाइम। ये सही पुस्तक आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, वो आपका दादर नागर हवेली है। तो इसका राइट आंसर आपका दादर नागर हवेली होगा। ठीक है। दादर नगर हवेली की कुल साक्षरता आपका 77.24% है। ये भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी आपका ही है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा पुरुष का साक्षरता दर आपका यहाँ पर 85.17 है और महिलाओं का साक्षरता दर आपका 64.32% है। ठीक है। 64.32% है। कोई बोल रहा था कि यहाँ पर महिला साक्षरता दर ही पूछा गया था, तो हो सकता है पूछा गया हो, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1987 से आपका 1992 तक जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये आप देख सकते हैं आर वेंकटरमन जी थे। ठीक है। आर वेंकटरमन जो कि भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। क्वेमे तो 8वें राष्ट्रपति थे, जैसे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप लोग को मालूम ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। बस आपका इतना ही प्रश्न अभी फर्स्ट स्टेप में आपसे पूछा गया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहे, उठाना चाहते हैं आप लोग लाभ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया मिल जाएगा, आप लाभ उठा सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। GD की तैयारी के लिए और आपकी जो आगामी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।